स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एन एपिटॉमी ऑफ करेज यानी हिम्मत की मिसाल, इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमारा जो है पेज नंबर 62 यहाँ तक के जो है तो हो गया था। एट द एज ऑफ 17 Stephens started noted that he was become increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason। अपन ने देखे थे कि 17 साल की उम्र में उनको जो है तो ऐसा महसूस हो रहा था और एक दो मरतबा जो है तो एक दो बार वो जो है तो बिना कारण के, बिना वजह के वो गिर गए थे। तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बताया, डॉक्टर स्टीफन ने। तो उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनको एक अजीब दुर्लभ बीमारी हो गई है और वो बीमारी का नाम था ALS, यानी इसका लॉन्ग फॉर्म है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस डिजीज़, यानी ये बीमारी उनको जो है तो हो गई थी। तो ALS और LOU गेरिक्स डिजीज डेट इफेक्ट। अब इससे क्या होता था? दैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड इवेंचुअली वीकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी। अब ये बीमारी की वजह से क्या होता है कि इंसान के अज़बी निज़ाम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम पर जो है तो असर करती है ये बीमारी। यानी उसको जो है तो ये धीरे धीरे जिस्म के जो हिस्से हैं उसको कमज़ोर कर देती है, वीकन्स यानी कमज़ोर कर देती है। ये बीमारी की वजह से धीरे धीरे जो है तो जिस्म के सारे हिस्से या सारे पार्ट या सारे अंग बेकार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। आगे देखते हैं हम कि स्टीफन सेज दैट इवन एज अ चाइल्ड हिज मसल्स कोऑर्डिनेशन वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट। अब क्या हुआ कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वो जब छोटे थे यानी बच्चे थे तो उस वक्त से उनके मसल्स का यानी उनके असब का एक दूसरे से ताल्लुक़ ठीक तरीके से नहीं होता था। यानी कंट्रोल जो है तो ठीक तरीके से उनके जिस्म के ऊपर एक दूसरे का ठीक तरीके से नहीं होता था। आगे देखते हैं हम। He recollected that his handwriting would send his teachers into a fit of frenzy, nor was he inclined toward sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. अब क्या हुआ? फिट ऑफ फ्रेंजी। फिट ऑफ फ्रेंजी कहते हैं खतरनाक गुस्सा करना। यानी क्या हुआ कि ये उन्हें अच्छी तरीके से रिकलेक्ट कहते हैं, ये रिकलेक्ट कहते हैं याद करने को, रिमेंबर। यानी उन्हें अच्छी तरीके से याद है, जिसको डॉक्टर स्टीफन को अच्छी तरीके से याद है कि जब वो छोटे थे तो उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। यानी डेट हिज हैंडराइटिंग वुड सेंड हिज टीचर इनटू अ फिट ऑफ फ्रेंजी। मतलब उनकी जो हैंडराइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था,
जिसकी वजह से उनके जो टीचर थे उनका गुस्सा करते थे। और उसके बाद में उनको जो है तो नॉर वॉज ही इनक्लाइन टुवर्ड स्पोर्ट्स, और वो उनको जो है तो खेल की तरफ भी उनका झुकाव नहीं था, खेल की तरफ भी वो इनक्लाइंड यानी उनकी तरफ माइल नहीं थे, उनको पसंद नहीं था खेल भी। तो नेवरदलेस हिज डिजीज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ये बीमारी के वजह से डिजीज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम ब्लू कहते हैं अचानक धक्का लगना, अचानक झटका लगना। तो ये बीमारी के वजह से उनको एक अचानक शॉक लगा था, एक धक्का देने वाली ये जो है तो बीमारी थी उनके लिए। आगे का देखते हैं। हाउ मच टाइम ही हैड अ लिफ्ट ऑन दिस प्लेनेट ही वॉज अनसर्टेन, द प्रोग्नोसिस ही वॉज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच अनडाउटेड। अब क्या हुआ? अनडाउटेड कहते हैं मुश्किलात से ना घबराना। अब इस प्लेनेट पर वो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं ये बीमारी लगने की वजह से? 17 साल की उम्र में जो है तो ये मालूम पड़ गया था। तो इस जमीन पर वो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं इस बीमारी के वजह से ये तय नहीं था, ये अनसर्टेन था, यानी ये बात मालूम नहीं थी। और डॉक्टर कहते थे कि उनका मुस्तकबिल ठीक नहीं है, यानी उनका भविष्य जो है तो ठीक नहीं है कि वो कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ये कुछ बता नहीं सकते थे ये बात। और इसकी बीमारी के बारे में कुछ कह नहीं सकते थे, ऐसा डॉक्टर कहते थे। अनडाउटेड यानी मुश्किलात से ना घबराना, यानी वो फिर भी घबराए नहीं। इतनी बड़ी बीमारी उनको हो गई थी लेकिन फिर भी स्टीफन जो है तो घबराए नहीं। आगे देखते हैं। स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज research and even got engaged to Jane Wilde. Hawking said that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This he says was because he started living life for the moment and continue his doctoral research work with renewed vigors. अब क्या हुआ कि स्टीफन डिसाइडेड यानी बीमारी से ना घबराते हुए स्टीफन ने तय किया कि मैं अपना रिसर्च आगे चालू रखूँगा। उनको बीमारी मालूम पड़ गई थी लेकिन उन्होंने बीमार हो गया या बीमारी को लेके बैठे नहीं, बल्कि क्या किया, उन्होंने बीमारी से घबराए नहीं बल्कि अपना रिसर्च का, अपने तहकीक का काम उन्होंने चालू रखा। और उस वक्त उनका एक जेन विल्डे नाम की लड़की से वो इंगेज हो गए। वही उसी दौरान में वो थोड़े तंजिया तौर पर बताते हैं कि उस वक्त जब वो जेन के साथ में इंगेज हुए तो उस वक्त तो उन्होंने ज़िंदगी का लुत्फ़ लिया, यानी ज़िंदगी का मज़ा लिया। इस तरह से कुछ अच्छा वक्त उन्होंने जेन के साथ में बिताया। यानी वो जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि बीमारी को लेके बैठे नहीं, बीमारी भी नॉर्मल नहीं थी, खतरनाक बीमारी थी। और वो उन्होंने डॉक्टरेट के लिए जो तहकीक का, जो रिसर्च का काम था, एक नए जोश के साथ में, रिन्यू विगर कहते हैं, नए जोश के साथ में रिन्यू विगर,
ये रिन्यू विगर जो है, रिन्यू विगर यहाँ पर कहते हैं एक नए जोश के साथ में, एक नए उत्साह के साथ में जो है तो उन्होंने अपने रिसर्च का काम जो है तो चालू रखा। आगे देखते हैं। इन द मेन वाइल यानी दरमियान में, इन द मेन वाइल द डिजीज वर्क its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black hole to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control ऑफ हिज हैंड एंड स्पीच। अब क्या हुआ, हमको बीमारी उसकी मालूम थी कि धीरे धीरे वो जिस्म के एक एक पार्ट पर जो है तो उनका काम करना बंद दे देंगे। तो इस दौरान उनकी जो बीमारी थी वो बहुत बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनके जिस्म के सभी पार्ट या हिस्से डिसेबल हो गए, यानी काम करना बंद कर दिए। तब उनका काम, यानी वो जो काम उस वक्त में वो काम कर रहे थे, वो ब्लैक होल के बारे में स्टडी कर रहे थे, क्योंकि वो पीएचडी का उनका सब्जेक्ट था। यानी पीएचडी काय में कर रहे थे वो ब्लैक होल, ये उनका टॉपिक था। पीएचडी का उनका जो टॉपिक था वो था ब्लैक होल। तब तक उनके जिस्म के सभी अंग यानी पार्ट ये बेकार हो गए थे और पूरी तरह से वो व्हील चेयर पर आ गए थे। यानी पूरी तरह से क्या हो गया था, व्हील चेयर पर आ गए थे, यानी कुर्सी पर आ गए थे ना। उनका आगे देख ही रहे हम, तो वो व्हील चेयर पर जुड़ गए थे, व्हील चेयर पर आ गए थे और तेज तरीके से उनका अपना हाथ के ऊपर से और ज़बान यानी बोलने पर से कंट्रोल वो खो चुके थे। यानी वो बोल भी नहीं सकते थे और उनका जो है तो हाथ भी काम करना बंद कर दिया था। तो इस तरीके से जो है तो उनका वो बीमारी जो है तो धीरे धीरे उनके जिस्म के ऊपर असर कर रही थी। क्या हुआ उसके बाद, तो उनकी ज़बान और हाथ पर से वो अपना कंट्रोल खो चुके थे। यानी हाथ और ज़बान ने काम करना बंद कर दिया था। हाथ और ज़बान उनकी जो है तो वर्क नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल, द स्टडी ऑफ ब्लैक होल spark his imagination with bright idea. The study of black hole spark his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theory. यानी क्या हुआ कि ये जो स्टडी कर रहे थे, ये जो स्टडी कर रहे थे उस वक्त वो ब्लैक होल की पढ़ाई कर रहे थे और ये पढ़ाई करते वक्त उन्हें बहुत अलग अलग नई सोच उनको आ गई, नई नई जैसे बातें उनको मालूम हुई, वो सोचने लगे और इस सोच से उन्होंने कुछ ऐसे इपोक मेकिंग स्टेटमेंट दिए। इपोक मेकिंग कहते हैं यानी उस वक्त साइंस से ताल्लुक़ रखने वाली जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी वो उन्होंने बताई, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। उनकी थ्योरी जो थी यानी उनके पहले के जो साइंसदान थे उनको अपोज करने वाली उनकी थ्योरी थी।
उनकी ये ब्लैक होल की बातें, ये इनके स्टेटमेंट पुराने जितने भी जो है तो साइंसदान गुजरे हैं उनको अपोज करने वाली उनकी ये थ्योरी थी। स्टेट साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगन विथ अ बिग बंग। टू एक्सप्लेन हिज कंसेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड एज लाई अलजेब्रा। अब जैसा इसके पहले जो साइंसदान गुजरे थे, अब इसके पहले के साइंसदान ने ये बात बताई थी कि इस दुनिया का जो वजूद है, इस दुनिया की जो निर्मित है एक बिग बंग के स्फोट से हुई है, और इस थ्योरी को आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यानी डॉक्टर स्टीफन ने एक खोज की, और वो खोज जो है लाई अलजेब्रा के नाम से मशहूर हुई। लाई अलजेब्रा यानी जो बात जैसे जो पुराने साइंसदान ने बताई थी, उन्होंने उसको क्या किया, उसका जो है तो अपोज करते हुए उन्होंने जो है तो अपनी थ्योरी बताई। जो उनकी जो थ्योरी थी डॉक्टर स्टीफन की, वो उनकी थ्योरी को लाई अलजेब्रा के नाम से जाना गया। आगे, थॉट कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सेव अ फिंगर एंड विथ अ कंप्यूटर्स टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट। हमको मालूम है कि वो पूरी तरीके से व्हील चेयर पर आ गए थे, पूरी तरह से जो है तो व्हील चेयर के निर्भर हो गए थे वो। तो वो व्हील चेयर पर जुड़े होने के बावजूद भी उनकी बॉडी पर यानी जिस्म पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। फिर भी वो अपने हाथों की उंगलियों से और कंप्यूटर की मदद से डॉक्टर स्टीफन अपने ख्यालात बताते थे, कंप्यूटर की मदद से, और अपने उंगलियों की मदद से वो कंप्यूटर उनके एक जो तो खास कंप्यूटर उनके लिए जो तो तैयार किया गया था। बहुत बड़े साइंसदान थे, तो वो अपने ख्यालात जो है तो बताया करते थे उसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, अपने उंगलियों के ज़रिए से। बाकी उनकी ज़बान और हाथ तो काम नहीं करते थे पूरी। डॉक्टर हॉकिंग इज़ एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस, numerous honorary doctorate and award have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. अब देखो, इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साइंस सब्जेक्ट की अथॉरिटी उनको हासिल हुई, बहुत सारे एजाज़ उनको दिए गए, डॉक्टरेट की डिग्री जो है तो उनको दी गई, और उनको यही नहीं, उनको बल्कि द रॉयल सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ द US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसके वो रुकन भी रहे। आगे देखते, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर आइंस्टाइन इक्वल इन इंटेलिजेंस। अब क्या हुआ कि उनका मवाजना, बहुत बड़े एक साइंसदान है जिनका नाम है आइंस्टाइन, उनका मवाजना आइंस्टाइन से होने लगा। वो बहुत होशियार थे। और आगे, डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन। डॉक्टर हॉकिंग क्या थे? बहुत ही हम्बल मैन थे, बहुत ही रहमदिल इंसान थे। अ सिंपल
बहुत ही सादे थे, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ कहते हैं जमीन से जुड़े हुए थे। ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स, यानी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और उनकी जो किताबें थी, ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक, उन्होंने बहुत सारी, डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडिया, कीपिंग अ लेमन इन माइंड। लेमन कहते हैं कॉमन मैन को, यानी आम आदमी। अब बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, उन्होंने अपनी किताबें एक आम आदमी को समझ में आए ऐसी लिखी, जिसको लेमन कहते हैं, यानी आम आदमी को भी उनकी किताब समझ में आती, ऐसी ज़बान में उन्होंने इतनी आसान और सादा। उनकी जो किताबें हैं उसमें वीट एंड ह्यूमर्स, उनकी जो किताबें हैं उसमें क्या, वीट एंड ह्यूमर्स। हिज स्टाइल ही सो लूसिड, लूसिड कहते हैं एकदम आसान, बहुत ही आसान। द नॉन साइंटिस्ट कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिम। हिज बुक अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ टाइम। अब क्या हुआ कि वो जो है ऐसी किताबें लिखते थे जो आम आदमी को भी समझ में आती थी, कॉमन मैन को भी समझ में आती थी, और उसमें क्या होता था, वीट एंड ह्यूमर्स, यानी वो अच्छे लहजे में, एक मज़े के लहजे में जो है तो उन्होंने अपनी किताबें लिखी। हिज स्टाइल लूसिड, सो लूसिड that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, in one of the best-selling books of our time. अब उनकी जो किताबें थी, उनका जो लिखने का जो तरीका था उसमें वो बहुत ही आसान था, लूसिड था, वाज़ेह था, जो कि साइंसदान नहीं बल्कि आम इंसान के भी उनकी जो लिखी हुई बात है वो समझ में आती थी, उनको भी समझ में आता था जो आम इंसान है। उनकी जो बुक थी जिसका नाम अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त में, यानी हमारे वक्त में बहुत ज़्यादा बिकने वाली बुक है। आगे देखते हैं। वन बीइंग आस्क्ड हाउ ही फील अबाउट हैविंग ड्रेडफुल ALS, डॉक्टर हॉकिंग quintessence of optimism and hope, say not very different from the rest. I try and lead a normal life as possible and nothing thinks about my condition or regret the thing it prevent me from doing which are not many. अब वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया, यानी उनसे बहुत सारे लोग बहुत बड़े साइंसदान थे, इतने बड़ी बीमारी में मुब्तला थे, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये जो ALS बीमारी हो गई है आपको, इसके बारे में क्या लगता है, उनसे पूछा गया, तो डॉक्टर हॉकिंग जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, कॉन्टेंसेंस कहते हैं मिसाल को, तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी डॉक्टर हॉकिंग जो है तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी मिसाल है, काय की, भरोसे की। वो कहते हैं कि मैं बाकी के लोगों से अपने आप को अलग महसूस नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की, यानी उनका कहना ये था कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ जैसे कि बाकी के लोग जो है तो जीते हैं, और मैं
जो हालत यानी मेरी जो हालत है बीमारी की, उसके बारे में मैं कभी ध्यान नहीं देता बीमारी पर। अगरचे बीमारी को लेकर अगरचे वो बैठ जाते थे तो इतनी बड़ी तरक्की नहीं करते थे। 17 साल में उनको जो है तो पूरा बीमारी का मालूम पड़ गया। उनका विचार था, उनका ख्याल था, वो ख्याल नहीं करते थे। वो कहने का मतलब वो बीमारी की तरफ जो है तो ख्याल नहीं करते थे, अपना काम को ज़्यादा तवज्जो देते थे। और उसका जो है तो वो बीमारी का पछतावा भी नहीं करते थे। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं बीमारी का पछतावा नहीं करता, मैं बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देता, मैं बीमारी का विचार नहीं करता, बल्कि अपना काम जो है तो शुरू रखता हूँ, ऐसा वो कहते थे। आगे देखते हैं। डॉक्टर हॉकिंग firmly believe that in the next millennium science will be discover the core secret of universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimately demise. अब क्या हुआ कि डॉक्टर हॉकिंग को विश्वास था, डॉक्टर हॉकिंग को भरोसा है कि आने वाले मिलेनियम में यानी आने वाले सालों में, आने वाले मिलेनियम में साइंस खोज करेगा कि दुनिया का जो सीक्रेट है, दुनिया का जो राज है, उसकी खोज साइंस जरूर लगाएगा। यानी इसका मतलब ये हो रहा कि हकीकत में इसका वजूद कब हुआ, यानी दुनिया का वजूद कब हुआ, ये साइंस पता लगाएगा। ऐसा उनका कहने का मतलब। उसकी तारीख क्या है, यानी दुनिया की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये भी जो है साइंस जो है तो क्या करेगा, पेशन गोई करेगा। और इस दुनिया का एंड कब होगा, कब इसका दुनिया जो है तो ख़त्म होगी, इसके बारे में भी साइंस बताएंगा। ऐसा उनका कहने का मतलब था कि साइंस बताएंगे करके। आखिरी का स्टैंजा देखते, आखिरी का जो है तो पैराग्राफ देखते हैं कि लाइक डॉक्टर हॉकिंग देयर आर मेनी पीपल्स हु डिस्प्लेड exemplary courage in their life. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. एंड डॉक्टर हॉकिंग की तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना काबिल नज़ीर, अपनी बहादुरी की मिसाल दिखाई है। हम उन सभी बहादुरों को, हम उन सभी शूरवीरों को, हम उन सभी लोगों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने डिसेबल होने के बावजूद भी, यानी अपंग होने के बावजूद भी, यानी माजूर होने के बावजूद भी अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। इस तरह जो है तो ये हमारा ये सबक उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन, ये सबक यहाँ पर आज ख़त्म होता है। इस सबक का एन एपिटॉमी ऑफ करेज का, इसके जो है तो वर्कशॉप, इसके क्वेश्चन आंसर आगे के वीडियो में सेंड किए जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।